नमस्कार दोस्तों, आधार आईसीएस एकेडमी में आप सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी कुछ आपने ज्योग्राफी में आप पढ़ चुके हैं, कुछ टॉपिक्स जिनके बारे में हम मानते हैं कि आपने रिवीजन किया होगा। कोई दुविधा हो तो आप पूछ सकते हैं क्लास में या क्लास के बाद, जैसे आप चाहें। तो लास्ट टॉपिक्स में हम यूनिवर्स पढ़ चुके हैं, मोशंस ऑफ अर्थ के बारे में बातें कर चुके हैं और पृथ्वी का जो हिस्ट्री है, पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास है, उसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। आज जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर, यानी पृथ्वी कैसी है, आपकी जमीन के नीचे कैसी है। तो प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों के जरिए जो मत प्राप्त होते हैं हमें, उस आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 मंडलों में बांटा गया है। कितने में? 3 भागों में। 3 भाग कौन से हैं? भू परपटी या क्रस्ट या मेंटल, दूसरा है मेंटल और तीसरा है कोर। तो पृथ्वी को बेसिकली कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। हाँ, लिखते भी चलिए। 3 भागों में पृथ्वी को बांटा गया है, भूपर्पटी या क्रस्ट, मेंटल और कोर। इनके विषय में आपको इस टॉपिक में पढ़ना है। चलिए चलते हैं इसमें आगे। ये जो बना रहे हैं आप सभी भी प्लीज बनाते चलिएगा, अगर मैटर पढ़ने में समझ में चीजें अच्छी आएंगी आपको। ये जो आपको दिख रही है ये क्या है? भूपर्पटी। ये क्या है? भूपर्पटी। 0 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक। 0 किलोमीटर से इसकी गहराई कितनी मानी जाती है? लिखते भी चलिए। इसकी औसत मोटाई 30 किलोमीटर मानी जाती है पृथ्वी के अंदर। ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखिए, ये सीक्वेंस भी याद रखिएगा। यह 3 प्रकार की चट्टानों से इसकी परतें बनी होती हैं, सेडिमेंट्री, ग्रेनाइटिक और बेसाल्टिक। सेडिमेंट्री, ग्रेनाइट, बेसाल्ट। तो इसकी शिलाएं जो बनी हैं परपटी पे, जो पत्थर हैं वो किस किस पे सीक्वेंस पे हैं? सबसे पहले बालू आप देखते हैं, नदियों में नहाते हैं, ग्रेनाइट, फिर बेसाल्टिक। ठीक है, ये इसका सीक्वेंस है। अब एक चीज और याद रखिए कि जो ये अर्थ क्रस्ट है इसको 2 भागों में बांटा गया है, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। कौन सी? ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। तो जो ऊपरी क्रस्ट है, इस क्रस्ट का जो घनत्व है वो होता है कितना? 2.8। ऊपरी क्रस्ट का घनत्व कितना? 2.8। और जो नीचे वाली क्रस्ट है इसका जो होता है वो होता है 3.3। तो इनमें अंतर आपसे पूछे कि इनमें अंतर के कारण क्या है, मुख्य अंतर का कारण क्या है इन दोनों क्रस्ट के घनत्व में? तो याद रखिएगा, इनके अंतर का कारण है दबाव। यह अंतर किस कारण पाया जाता है? दबाव। ऊपरी भाग पे दबाव कम है, नीचे बढ़ेंगे तो ऊपर से वेट ज्यादा, दबाव बढ़ जाएगा। ठीक है। तो क्रस्ट को 2 भागों में बांटा गया है, ऊपरी क्रस्ट तथा निचली क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट का घनत्व 2.8 जबकि निचली क्रस्ट का घनत्व 3.0 होता है। ठीक है। घनत्व में अंतर का मुख्य कारण दबाव। क्रस्ट में सामान्यतः, लिख लीजिए, हाँ लिखवा ही रहे हैं, बता तो दिया आपको। क्रस्ट में सामान्यतः 3 प्रकार की चट्टानों के स्तर पाए जाते हैं।
जो जो ऊपर से अंदर की ओर, ऊपर से अंदर की ओर इस प्रकार है। सेडिमेंट्री स्तर, ग्रेनाइट स्तर और बेसाल्ट स्तर, या सेडिमेंट्री लेयर, ग्रेनाइट लेयर और बेसाल्ट लेयर, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं। असंबद्धता समझते हैं आप लोग? असंबद्धता, डिसकंटिन्यूटी इंग्लिश में बोलते हैं। असंबद्धता एक प्रकार का ज्वाइंट होता है, एक प्रकार का क्या होता है, जोड़ होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, बताएंगे जरूरत क्यों है। ग्रेनाइट और जो बेसाल्टिक ये जो स्थान है, इसके बीच का यहां पर एक ज्वाइंट पाया जाता है, एक असंबद्धता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी। इसको कॉनरेड या कॉनरोड डिसकंटिन्यूटी के नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखनी पड़ेंगी, 4-5 हैं, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी, इंपॉर्टेंट है, छोड़ नहीं सकते, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। कौन सी डिसकंटिन्यूटी होती है? कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, अब बात आती है कि क्रस्ट का निर्माण किस प्रकार की धातु से होता है। क्रस्ट का निर्माण किस प्रकार की धातु से होता है? तो याद रखिएगा, जो क्रस्ट का निर्माण होता है वो होता है SI। क्या है ये? SI क्या है? SI होता है सिलिका, और Al एल्यूमिनियम, Al एल्यूमिनियम। तो ये पूरा क्या पड़ा? SiAl, सियाल। यानी कि क्रस्ट को सियाल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रस्ट को सियाल भी कहा जाता है। एक और महत्वपूर्ण चीज याद रखिएगा, भूकंप की तरंगें होती हैं 3, PSL। जब भूकंप पढ़ाएंगे तब उसमें और डिटेल में इनके विषय में चर्चा करेंगे। तो भूकंप की तरंगें कितनी होती हैं? 3। अब इन 3 तरंगों में क्या आपको याद रखना है? इन 3 तरंगों में आपको याद रखना है केवल P वेव। अभी के लिख लीजिए, क्रस्ट में भूकंप के समय, क्रस्ट में भूकंप के समय P तरंग की गति, P तरंग की गति 6.9 किलोमीटर पर सेकंड, 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, यहां तक कुछ समझ में नहीं आया हो आपको? बताइए, कुछ भी रह गया हो, कुछ समझ में ना आया हो तो बताइए। एक चीज और याद रखिएगा, काफी सारी चीजें हैं वैसे तो, फिर भी एक चीज और याद रखिएगा कि पृथ्वी की पूरी आंतरिक संरचना का पपड़ी कितना भाग है? 0.5%। कितना? 0.5% भाग क्या है? क्रस्ट का है। इसके बाद आगे बात करते हैं कि पृथ्वी के बाद का हिस्सा कौन सा? मेंटल। क्या नाम लिखा है आपने? मेंटल। ठीक है, ये क्या है? ये पृथ्वी के बाद नीचे जो आएगा हिस्सा वो आएगा मेंटल। इसकी जो गहराई है, ये आपको अलग अलग जगह अलग अलग भी मिल सकती है गहराइयाँ। 30 किलोमीटर से लेकर, और ये आ जाती है 2900 किलोमीटर। कितनी आ जाती है? 2900 किलोमीटर। ठीक है, 30 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर के जो हिस्से हैं उसे क्या कहेंगे? कितना क्या कहलाता है? मेंटल। एक और महत्वपूर्ण चीज, ये मेंटल 2 भागों में बटा हुआ है, ऊपरी और अपर मेंटल और लोअर मेंटल। किस किस में? अपर मेंटल और लोअर मेंटल। यहां तक कोई समस्या
30 से 2900 किलोमीटर तक की गहराई, 2 भागों में बटा ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। अब क्रस्ट और ऊपरी मेंटल की बात करेंगे। क्रस्ट यानी यहां तक और ऊपरी मेंटल, इसके बीच एक डिस्कंटिन्यूटी पाई जाती है। कौन सी? मोहो डिस्कंटिन्यूटी। कौन सी? मोहो असंबद्धता या मोहो डिस्कंटिन्यूटी। यहां तक समस्या नहीं है। धीरे धीरे आपको लेके चल रहे हैं ताकि टॉपिक क्लियर होना जरूरी है हमारी नजर से। ठीक है, सबसे बड़ा, सबसे लंबा, सबसे ऊंचा, सबसे छोटा, ये तो कहीं भी समझ में आ जाएगा, ये समझ में नहीं आएगा। तो क्रस्ट ग्रेनाइट बेसाल्टिक के बीच में कॉनरोड, बेसाल्टिक या क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में मोहो डिस्कंटिन्यूटी। अब एक चीज और याद रखिएगा कि ऊपरी जो मेंटल है, ऊपरी मेंटल में एक परत पाई जाती है, एक लेयर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लेयर। ये क्या होती है? इस लेयर को बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर या गॉटनबर्ग लेयर। क्या बोलते हैं? गॉटनबर्ग लेयर, एस्थेनोस्फेयर या गॉटनबर्ग लेयर। इसकी विड्थ कितनी होती है? ये होती है 70 से 150 किलोमीटर। कितनी होती है चौड़ाई इसकी? 70 से 150 किलोमीटर। अब ये होती क्या है, तो क्यों बताई जा रही है? याद रखिएगा कि यह परत अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इस परत में पदार्थ अर्धगलित अवस्था में पाया जाता है। कैसा? अर्धगलित अवस्था में, जबकि इस परत के ऊपर भू पदार्थ ठोस अवस्था में पाया जाता है। अब ये अर्धगलित पदार्थ जैसे जैसे गर्म होकर ताप और दाब के कारण ऊपर की ओर बढ़ता है, पृथ्वी पर अंदर से नीचे से ऊपरी पपड़ी पर पृथ्वी की नीचे से ये क्या करता है? जोर लगाता है। जोर लगाता है तो भूकंप आता है। और अगर पपड़ी कमजोर है कहीं पर, जैसे महाद्वीपीय पपड़ी, ऐसे स्थानों पर यह पपड़ी को तोड़ता हुआ बाहर निकल आता है और ये क्या बन जाता है? ज्वालामुखी। ठीक है, तो भूकंप और ज्वालामुखी का प्रारंभ या उत्पत्ति कहाँ से प्रारंभ होती है? अधिकतर इसी परत से। और भी रीजंस होते हैं, वो भी बताए जाएंगे, लेकिन बेसिक आपको बता रहे हैं कि ज्वालामुखी का प्रारंभ कहाँ से होता है? इसी परत से। अब एक और चीज, एस्थेनोस्फेयर से लेकर ऊपर तक के पूरे भाग को, इतने पोर्शन को, 150 किलोमीटर तक के को प्लेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्लेट। प्लेट बोला जाता है। ठीक है, अब बात करें कि जो मेंटल है आपका, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, इन दोनों मेंटल के बीच में ये एक डिस्कंटिन्यूटी है, रैपिटी डिस्कंटिन्यूटी या रैपिटी असंबद्धता। ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, ये भी आपको याद रखनी है। यहां तक ये आपका क्लियर? मेंटल का पोर्शन, रैपिडी डिस्कंटिन्यूटी अपर और लोअर मेंटल के बीच में। तो एस्थेनोस्फेयर हो गया, मोहो हो गई, रैपिडी हो गई। ठीक है प्रभु, किसी देवी देवता को कोई समस्या हो तो पूछ लें, क्लास में पूछेंगे तो और लोगों का भी भला होगा, अकेले में पूछेंगे तो आपका भला होगा। खैर, अब एक और चीज याद रखनी है, लिख लीजिए इसे। ऊपरी मेंटल में, अपर मेंटल, ऊपरी मेंटल में 100 से 200 किलोमीटर की गहराई में, 100 से 200 किलोमीटर की गहराई में
भूकंपीय लहरों की गति मंद पड़ जाती है या धीमी पड़ जाती है? भूकंपीय लहरों की गति मंद पड़ जाती है या धीमी पड़ जाती है, इसलिए इस भाग को निम्न गति का मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निम्न गति का मंडल। ठीक है, तो संपूर्ण पृथ्वी के आंतरिक भाग का मेंटल कितने परसेंट है? मेंटल है 83%। कितना है? 83%। ये बना किसका होता है? ये बना होता है SiMa, सीमा, यानी सिलिका और मैग्नीशियम। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सीमा। क्लियर? यहां तक कुछ जानना हो? नहीं जानना? वेरी गुड, इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। अब बात करते हैं आगे नीचे वाले भाग की। इस भाग को कहा जाता है क्या? कोर। और इसकी जो गहराई है वो कितनी है? 2900 किलोमीटर से लेकर और पृथ्वी के केंद्र तक 6371 किलोमीटर। कितनी है? 371 किलोमीटर। ठीक है, अब याद रखिएगा एक और चीज कि मेंटल और कोर की सीमा के बीच में, यानी कि यहां मेंटल और कोर की सीमा के बीच में गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, या गुटेनबर्ग विशार्ट भी इसे बोलते हैं। पूरा ही लिख लो, बाई चांस विशार्ट पूछ ले तो। गुटेनबर्ग विशार्ट डिसकंटिन्यूटी। राइट, चलें आगे। अब क्या है? ये कोर भी दो भागों में है, आंतरिक कोर और बाह्य कोर। ये क्या है? एक्सटर्नल कोर और आंतरिक इंटरनल कोर। आंतरिक और बाह्य को बीचों बीच बांटती है लेमन जेफरी। लेमन जेफरी डिसकंटिन्यूटी या लेमन जेफरी असंबद्धता। यहां तक लिखते जा रहे हैं ना? अगर कुछ छूट भी जाए तो सब्सक्राइब हैं आप लोग, ठीक है ना? चैनल से फिर से आप देख सकते हैं। समझ में ना आए तो हम कहीं जा ही नहीं रहे, आपके लिए बैठे हैं जब तक आपका बैच चल रहा है तब तक तो स्पेशली। ठीक है, कोर को दो भागों में बांटा, आंतरिक और बाह्य में। लेमन जेफरी असंबद्धता बीच में, ऊपर गुटेनबर्ग विशार्ट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा जो बता रहे हैं। अत्यधिक तापमान के कारण कोर को पिघली हुई अवस्था में रहना चाहिए। अत्यधिक तापमान के कारण कोर को पिघली हुई अवस्था में रहना चाहिए, लेकिन अत्यधिक दबाव के कारण यह तरल या प्लास्टिक अवस्था में रहता है। अत्यधिक दबाव के कारण यह तरल या प्लास्टिक अवस्था में रहता है। एक पॉइंट और लिख लीजिए। निचले मेंटल के आधार पर, कहाँ? निचले मेंटल का बेस कहाँ है? ये रैपिड डिसकंटिन्यूटी वाला, सॉरी निचले मेंटल ये होगा गुटेनबर्ग विशार्ट वाला। हाँ, निचले मेंटल के आधार पर पी तरंगों की गति बढ़ जाती है। फैक्ट है आपके लिए तो एक तरह से, पी तरंगों की गति बढ़ जाती है। अब बचा कितना भाग है? 16%। तो निफ कितनी है पूरी पृथ्वी की? 16% कोर,
ये बनी किससे होती है? ये बनी होती है निकेल और लोहे से, निकेल और लोहे से। इसीलिए कोर को क्या कहा जाता है? निफ भी कहा जाता है। इसलिए कोर को निफ भी कहा जाता है। यहां तक कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी किसी की कैसी भी नहीं है? गुड। पैराग्राफ चेंज करके एक दो छोटी छोटी चीजें और नोट कर लो। पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान बढ़ता है। पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान बढ़ता है। ब्रैकेट में डाल देना, प्रत्येक 32 मीटर पर 1 डिग्री। प्रत्येक 32 मीटर पर 1 डिग्री। नेक्स्ट पॉइंट कर लो कि पृथ्वी के अंदर जाने पर, पृथ्वी के अंदर जाने पर भू पदार्थ का औसत घनत्व भी बढ़ता है। पृथ्वी के अंदर जाने पर भू पदार्थ का औसत घनत्व भी बढ़ता है। नेक्स्ट, पृथ्वी के अंदर जाने पर भू पदार्थ का दबाव बढ़ता जाता है। पृथ्वी के अंदर जाने पर भू पदार्थ का दबाव बढ़ता जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की सतह पर पाया जाता है। पृथ्वी पर सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की सतह पर पाया जाता है। पृथ्वी की सतह से दूर जाने पर, चाहे ऊपर जाओगे या गहराई में जाओगे, पृथ्वी की सतह से दूर जाने पर गुरुत्वाकर्षण घटता है। वन मोर लाइन, पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण शून्य पाया जाता है। पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण शून्य पाया जाता है। तो यहां तक आज का टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है? इतना ही आपको पढ़ना है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो होंगी वो आपको मिलेंगी, लिखवाएंगे भी, प्रिंटेड भी मिलेंगी, सब तरह से मिलेंगी, तो परेशान ना हो। आज हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी।